नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। देश भर में अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में लगभग 22,000 किलोमीटर की दूरी सड़क मार्ग से मैं तय कर चुका हूं। रामेश्वरम से महाभारत एक्सप्रेस की यात्रा शुरू हुई थी। आज हम बिहार की राजधानी पटना पहुंच चुके हैं, जहां से आप देखने जा रहे हैं कौन बनेगा प्रधानमंत्री कार्यक्रम, यानी चुनाव का सबसे भरोसेमंद शो। बिहार की राजधानी है पटना। आपको पता है, ऐतिहासिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर इसका बहुत ज्यादा महत्व है। लोकसभा चुनाव के लिहाज से अगर मैं बात कर लूं, 2 सीटें इस जिले में आती हैं और पिछले कुछ चुनाव से यहां पर एनडीए का दबदबा देखने को मिला है। इस बार क्या होगा? क्या इंडिया अलायंस कुछ चमत्कार करेगा या फिर से एनडीए के लोग यहां पर जीतेंगे? यह बड़ा सवाल है। इन सब के बीच आपको मैं बता दूं, अमित शाह ने यह दावा कर दिया है कि 4 चरण के चुनाव में ही इतनी सीटें बीजेपी को मिल गई हैं कि आसानी से एनडीए की सरकार बन जाएगी। जबकि इंडिया गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि इस बार 200 सीटों पर सिमट जाएगी बीजेपी। वार पलटवार आज कैसे हुआ है राजनीति की दुनिया में, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं। उसके बाद यहां पर जो राजनीतिक दलों के नुमाइंदे मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और पटना की जनता भी होगी मेरे साथ। 380 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है। 380 सीट में मोदी जी 270 सीट लेकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं और आगे की लड़ाई 400 पार करने की है। उन्होंने 400 सीट का नारा दिया था। 400 सीट छोड़िए, उनको 150 सीट नहीं मिलने वाली है। जब हमारा 300 सीट था, हमने राम मंदिर बनाया। अभी हमारा 400 सीट होगा। मथुरा में भी कृष्ण जन्मभूमि बनेगा। ज्ञान व्यापी मस्जिद का जगह में बाबा विश्वनाथ का बड़ा भव्य मंदिर बनेगा। मोदी जी 400 पार पहले से बोलते आ रहे हैं। गनीमत है वो 600 पार बोलेंगे। मैं शर्त लगाता हूँ, अगर वो 400 पार 200 पार नहीं कर सकता। देश के अंदर मोदी जी की जो लहर है वह एक सुनामी बनकर के सामने आ चुकी है। कांग्रेस नेतृत्व का इंडी गठबंधन पूरी तरह इसकी हवा निकल चुकी है। আর ইন্ডিয়া জোট 315 ইতিমধ্যেই ক্যালকুলেশন করেছে, 3-4টে পার্টি বাদ দিয়ে এখনো কাজেই মোদি আসছে না। 400 से पार जब सीट आएगा तो भारत का विकास, काशी, मथुरा, अयोध्या जो हम कहते थे, सारे के सारे विरासत को हम ऊंचाई पर ले जाएंगे। भाई साहब ये कह रहे थे 400 पार, मैं आज आपको लिख के दे रहा हूँ, इनकी 230 से ज्यादा सीट नहीं आती। 400 का आंकड़ा जरूर पार होगा, बट कांग्रेस को आप देखिएगा, कांग्रेस ऑल टाइम लो पर इस बार जाएगी। आने वाले समय में 140 करोड़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। भारतीय जनता पार्टी का रथ फंस नहीं गया है, धंस गया है। इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में 79 सीटें जीत रहा है और क्यूटो में लड़ाई में है। चलिए, तो ये वार पलटवार तो आपने देख लिया। अब पटना से मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। गंगा के किनारे इस वक्त हम लोग खड़े हैं। इधर आप देख सकते हैं मेरी दाहिनी तरफ गंगा जी बहती हुई, और ये जो जगह है इसे मुंबई की मरीन ड्राइव के तौर पर उसी की तर्ज पर डेवलप किया गया है जहां पर मैं खड़ा हूं। सामने आप देख रहे हैं इंडियन वोटर्स लीग करके कोई मुकाबला भी चल रहा है, मैच चल रहा है, और देश में भी कुछ इसी तरीके का राजनीतिक मुकाबला जारी है। मेरे साथ जो मेहमान यहां पर मौजूद हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। अनामिका सिंह भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सारिका पासवान जी हैं आरजेडी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अभिषेक झा जी हमारे साथ जेडीयू से हैं, स्वागत है आपका। राजेश भट्ट हैं, आप एलजेपी-आर से हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अभिषेक और हमारे साथ अजय उपाध्याय जी भी कांग्रेस के नेता मौजूद हैं, और आप ही से चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। चूंकि अब बीजेपी वाले कह रहे हैं कि 4 चरण का जो चुनाव हुआ उसी में बहुमत का आंकड़ा पा लिया उन्होंने, कोई नहीं है टक्कर में। तब रोने की जरूरत पड़ गई मोदी जी को। आंसुओं की बौछार हो रही है। ये सत्ता के लिए जो आंसू बहा रहे हैं पूरा देश देख रहा है। पहले चरण में ध्रुवीकरण, दूसरे चरण में भैंस खोलना और बेच बिक्री की बात की,
और दूसरे चरण जब खत्म हुआ, जब तीसरा चरण आया, तो आपने देखा कैसे टेम्पो पर मित्र उनका काला धन ले जा रहा था, और अब रो रहे हैं, गा रहे हैं। आप आंसुओं का मजाक उड़ा रहे हैं जय जी, महंगा ना पड़ जाए कहीं। जब जब आप बीजेपी का और खासतौर पे मोदी जी का अपमान करने की कोशिश करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, उल्टी आ जाती है वो चीज आपके पास। मोदी जी, अखिलेश भाई, मोदी जी बहुत बड़े कलाकार हैं। अच्छा, जो रो रहे थे वो कलाकारी थी? सत्ता के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। मंगलसूत्र छीनने की बात किया उन्होंने, मां से मटन, मां से मछली, मां से मस्जिद, मां से मुसलमान, मां से मंदिर, अब आ गए आंसुओं की बौछार करने। इसका जवाब पहले ले लेता हूं। अनामिका जी, ये आंसू कह रहे हैं कि वो कलाकारी है, वो सब बस वो नाटक है वोट के लिए। निसंदेह उनके लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आंसू एक नाटक ही होंगे, जिनकी महामहिम जो सुप्रीमो है वो बटाला हाउस के आतंकवादियों के लिए आंसू बहाती हैं। इन्हें भारत की जनता के लिए आंसू बहाना पसंद नहीं है, इन्हें राम मंदिर के लिए आंसू बहाना पसंद नहीं है, कश्मीर के पंडितों के लिए आंसू बहाना पसंद नहीं है। जब याकूब मेनन को अगर दिक्कत हो, उसको सजा हो, कसाब को फांसी हो, रात में आधी रात को कोर्ट खुलवाकर इनकी सोनिया गांधी जी आंसू बहाएं, वो इन्हें पसंद है, ये वो चाहते हैं। और ये बात कर रहे हैं, ये बात करते हैं कि हम मछली की बात करते हैं, हम मस्जिद की बात करते हैं, हम गर्व से कहते हैं, ताकत से कहते हैं और मजबूती से कहते हैं हम भारत की बहुसंख्यक जनता की बात करते हैं। ठीक है, मैं उस पे आऊंगा, लेकिन सारिका जी पहले चूंकि आंसू वाली बात वहां से कांग्रेस के नेता ने छेड़ दी है। जब जब प्रधानमंत्री मोदी पर निजी हमला किया गया, उनकी मजाक उड़ाने की कोशिश की गई विपक्ष के नेताओं की तरफ से, मैं पूर्व के चुनावों की बात कर रहा हूं, वो महंगा पड़ गया। इस बार कहीं ऐसा ना हो जाए, आंसू पर सवाल खड़े कर रहे हैं आप लोग। देखिए, प्रधानमंत्री जी आंसू जो बहा रहे थे, मणिपुर में जब महिलाओं को, बहनों को नंगा घुमाया गया, तब प्रधानमंत्री जी के आंखों में से एक बूंद आंसू नहीं उनके लिए छलके। जब महिला खिलाड़ियों को इनके सांसदों के द्वारा उनको सेक्सुअली हरास किया जा रहा था, मोलेस्ट किया जा रहा था, तब प्रधानमंत्री जी के एक बूंद आंसू नहीं निकले। यही प्रधानमंत्री जी 300 बलात्कार, 3000 महिलाओं का जिन्होंने बलात्कार किया, जिनके सेक्सुअल वीडियो बनाए, उन प्रज्वल रवन्ना का प्रचार कर रहे थे प्रधानमंत्री जी और कह रहे थे बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, इनको आप वोट कीजिए। जवाब दीजिए अभिषेक जी। हम चुनाव में हैं अखिलेश जी, चुनाव में जनता से जुड़े मुद्दों की चर्चा होनी चाहिए, और अगर हमारे विपक्ष के साथी प्रधानमंत्री जी के आंसू पर इस तरह का कटाक्ष कर रहे हैं, मतलब साफ है कि इनके अंदर का राजनीतिक खोखलापन आज जनता के सामने है। इनके पास कोई नेता नहीं है, नीति नहीं है और नियत भी नहीं है, इसीलिए सिर्फ मोदी विरोध के नाम पर इस तरह की बातें प्रधानमंत्री जी के खिलाफ कर रहे हैं। जानते हैं अखिलेश जी, जब जब ये ऐसे बयान देते हैं, तब तब हमारे गठबंधन को लाभ होता है, तब तब देश की जनता जानती है कि ये खोखले लोग हैं जिन उनके लिए प्रचार कर रहे हैं। क्या अजय जी इधर आइए, इधर आइए, आप जरा इधर आइए, आप इधर आइए, राजेश जी माता हूं आपके पास भी। आप उनके लिए प्रचार कर रहे हैं क्या ये सब करके? आप मां गंगे के इस किनारे पे खड़े हैं, कितना आंसू बहाते थे मां गंगे के नाम पे। सफाई, नमामि गंगे का क्या हुआ पूरा देश जानता है और पटना की ये जनता जानती है। सिर्फ घोटाला हुआ, 20,000 करोड़ रुपए का सिर्फ घोटाला हुआ। देखिए, अजय जी बिहार से ताल्लुक रखते हैं, हम सब लोग बिहार के हैं। अजय जी को भी याद होगा कि ये सब जो इलाका था 2005 से पहले एनडीए की सत्ता नहीं हुआ करती थी, यहां कोई आ नहीं सकता था। आज आपने शुरुआत में अपने संबोधन में कहा अखिलेश जी कि बंबई की तर्ज पर यहां मरीन ड्राइव है, यहां से वहां तक लाइटिंग है, यहां से वहां तक गंगा का सफाई अभियान चल रहा है। आज लोग आते हैं, यहां क्रिकेट का टूर्नामेंट क्यों नहीं दिखता है? आपके चश्मे में कुछ दिक्कत है नंबर में क्या? सुने ना, ये बड़े अच्छे सहयोगी हैं, ये पलटे ना होते तो इनका विचार अलग था। पर यह भी सच है कि नमामि गंगे की बात कीजिए तो यहां की बात कर रहे हैं। अरे 20,000 करोड़ रुपया इस मां गंगे नाम के नाम पे इन्होंने जो है घोटाला किया। आंसू पे, मैं फिर से आंसू पे आता हूं, मोदी जी के आंसू पे सवाल खड़े कर रहे हैं। जब जब ये आंसुओं की बात करते हैं, इनके आंख में आंसू भर देती है जनता। बस उल्टे आंसू इनके आ जाएंगे। नहीं, भारत की जनता ने मन बना लिया है। देखिए, 14 में इन लोगों ने अपमान किया तो 14 में इन लोग साफ हो गए, 14 से 19 में अपमान किया तो 19 में उससे ज्यादा कहीं मैंडेट आया। 2024 में अखिलेश जी, बहुत गंभीरता से मैं कहना चाहता हूं कि 2024 में 400 के पार अब की बार मोदी सरकार। जनता यहां सुन रही है। आप लोगों का कुछ कहना है क्या? हाथ उठाइए, जिसको अपनी बात रखनी हो उसके पास आऊंगा। सोच लीजिए क्या बोले, हाथ उठा के रखिएगा, मैं आ रहा हूं आपके पास। जल्दी से छोटा जवाब। हाँ। ये 400 का नारा तो भूल गए मोदी जी, अब तो 200 के नीचे आ रहे हैं। कहीं आवाज आ रही है मोदी जी की 400 पार? नहीं है, क्योंकि उन्होंने जन मुद्दों पर बात करना छोड़ दिया है
अब वो मटन मछली और मुर्गे पर आ गए हैं, ये पूरा देश देख रहा है। बहन का अच्छा, आपने मोदी जी का जो इंटरव्यू देखा उसमें से आप आंसू वाला हिस्सा तो याद है, 400 वाली बात भी तो उसी इंटरव्यू में कह तो रहे थे मोदी जी, वो भूल गए आप। पब्लिक नारे नहीं रहे उनके, इसलिए क्योंकि उनको पता है कि अब उनके सहयोगी जो भी उनसे जा रहे हैं, अब रमन्ना पर वो उनको आंसू बहाना। छोटे मैं आता हूं, आप लोग 10 सेकंड की बात कि 2 दायित्व है यहां। राष्ट्रीय जनता दल के पास यह दायित्व है कि पिछली बार 0 लाए थे, इस बार 1 लाकर दिखाएं। और देश में कांग्रेस पार्टी के पास यह दायित्व है कि पिछले बार विपक्ष के नेता की कुर्सी नसीब नहीं हुई थी, अगर विपक्ष के नेता की कुर्सी ले ली तब भी हम मानेंगे कि आपका राजनीतिक अस्तित्व कुछ दिन। तो कह रहे हैं 0 से 1 लाके दिखा दीजिए तो मान जाएं। देखिए, सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है, सपना अच्छा है, लेकिन 400 पे इनकी हार होने वाली है। और ये देश ने तय किया है कि इस बार उन जुमलेबाजों को, उन धोखेधड़ियों को करने वाले, भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा करने वाले, जो बीफ बेचने वाले लोगों से चंदा वसूली करते हैं, जो इन भ्रष्टाचारियों को पालते हैं, जिन्होंने कितने इलेक्ट्रॉल घोटाले के जरिए उन्होंने देश के संसाधनों को बेचा, देश की संपत्ति को बेच दिया, ऐसे लोगों को देश से हटाना। और ये देश की आवाज है कि 2024 में भाजपा मुक्त भारत होगा। ये जो भाजपा मुक्त हो जाएगा भारत, निश्चित रूप से भाजपा मुक्त होगी भारत। मुझे हंसी आती है अपनी बहन की बातों पर। वो कम से कम ऐसा बोलें कि जब चुनाव परिणाम आए 2 तारीख के बाद तो लोगों को फेस करने के लायक बचे। एक बात। दूसरी बात, जुमलेबाज 5-6 शब्द हैं इनके पास। मणिपुर की बात वो करेंगे जिनके समय में एक आईएएस की पत्नी के साथ, उसके परिवार की महिलाओं के साथ लगातार शोषण होता रहा। शांत रहिए। शारिका, चंपा विश्वास वाला कांड कह रही हैं आप? विश्वास, बिल्कुल। आप यहाँ, आप अपने नेता, आप अपने इनसे कहिए ये मछली बाजार में नहीं खड़ी है। बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। आप चुप नहीं करा सकते हैं, आप भी एक महिला है। इनको बोलने दीजिए, बोलने दीजिए सारिका जी, इनको बोलने दीजिए, आपकी बारी आएगी। हम भी देश की महिला है, हम भी देश की बेटी है। अरे मैडम, बारी बारी से रुक जाइए। सारिका जी धैर्य रखिए, बोलिए, लेकिन अपनी बारी में बोलिए ना, धैर्य रखिए। जल्दी से क्या कहना चाह रही है? कृपया इनसे कहिए खुद की, अपने दल की प्रकृति और प्रवृत्ति का परिचय यहां ना दे। परसों तेज प्रताप जी ने मंच पे दिया ना मीसा जी के नामांकन में, कार्यकर्ता के ऊपर चिल्लाकर, तो जब इनके पास तथ्य, तर्क और सत्य नहीं होता है तो इसी तरह से अनर्गल चिल्लाती हैं। ये इनके बिल्कुल शांत रहिए। अच्छा, आप लोग धैर्य रखिए, थोड़ा सा शांत हो जाइए। मैं आता हूं जरा पब्लिक के बीच। जनता जनार्दन का वक्त है, चुनाव महापर्व जिसे हम कहते हैं, पब्लिक की बारी है। किसको क्या बोलना, हाथ उठाइए, आइए सामने आइए। मेरा एक प्रश्न है कि 400 पार का नारा नरेंद्र मोदी जी दे रहे थे, अब नहीं दे रहे हैं। और कल वाले इंटरव्यू में से उन्होंने बोला था, आपको बस याद दिला रहा हूं। बोलिए बाकी बात। मतलब हमारी भी तो बात ले लीजिए। आपकी बात तो मैं ले ही रहा हूं, लेकिन अपनी मैं भी तो बता दूं कि बोला था, कल भी बनारस में कहा है उन्होंने। बाकी अपनी बात बोलिए आप। अब 400 पार वो किस बिना पे कहते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। आप गाय कत्लखाने से चंदा लेते हैं क्या, उस बिना पे 400 पार? रेवन्ना के रेप के लिए आप नारा देते हैं कि और रेप करो 400 पार, या आप ये कहते हैं कि इस देश में बेरोजगारी ऐसे ही बढ़ती रहेगी उसलिए 400 पार, या आप मणिपुर की बेटी ऐसे ही नग्न घुमाई जाएगी, उसके गुप्तांग छुए जाएंगे उसके लिए 400 पार? कश्मीर मुद्दा में हिंदुओं को काटा जाता था, उस पर सरकार कुछ, कांग्रेस सरकार से कुछ नहीं बोली, और कहा जाता था हिंदुओं को काटा जाता था, लेकिन नारा था ब्राह्मणों को काटा जा रहा है। उस समस्या को मोदी जी ने खत्म किया। बरसों से, आजादी के पहले से राम मंदिर समस्या था, उसको मोदी जी ने खत्म किया। और मोदी जी, राम मंदिर बनने से बेरोजगारी का मुद्दा खत्म हो गया या महंगाई कम हो गया? राम मंदिर बनाने देने से, अगर हिंदू राष्ट्र बनाने से बेरोजगारी का मुद्दा खत्म हो जाए तो राम मंदिर नहीं बनना चाहिए था, आप ये कहना चाह रहे हैं? बनना चाहिए। बगल में श्रीलंका का देख लीजिए, नेपाल जो हिंदू राष्ट्र है उसका क्या स्थिति है? आप तुलना जो कर रहे हैं तब मैं सवाल पूछा कि क्या राम मंदिर नहीं बनना चाहिए आपके मुताबिक? बनना चाहिए, लेकिन आस्था के नाम पे राजनीति नहीं होना चाहिए। युवाओं को रोजगार देखिए, ये जो लोग जो है, ये लोग, मुझे एक बात समझ में नहीं आता है, जो लोग बार बार टारगेट करते हैं राम मंदिर को, धर्म को, पाकिस्तान को, आतंकवाद को, और उसको टारगेट करके बार बार ले आते हैं बेरोजगारी को। बेरोजगारी पहले भी थी 2014, सुनिए, यही दिक्कत है इन लोग के साथ, दिक्कत यही है, बोलने नहीं देंगे। देखिए, पांडव और कौरव में यही अंतर है, ये लोग बोल रहे हैं। यदि बेरोजगारी रहती तो हमारे जो देश का, नहीं बात समझिए,
थोड़ी जगह दीजिए, पीछे पीछे चलिए। रोजगार देने का, रोजगार देने की तो बात किए हैं, तो हम लोग को रोजगार चाहिए ना बीजेपी सरकार से। अरे हेलमेट तो खोल लीजिए, इतनी गर्मी में भी हेलमेट लगाए हुए हैं। 1000 साल तक अंग्रेज मुगल यहाँ पर शासन किया, तब हिंदू खतरा में नहीं था। हम लोग जिए ना, है ना यहाँ, तो आज 10 साल के शासन में हिंदू खतरा में आ गया यहाँ। ये देखिए हैं, ये मुद्दा आप लोग बनाते हैं। कौन अभी एक बात सुन, अभी हिंदू खतरे की बात कौन किया? एक बात सुन लीजिए, अभी हिंदू खतरे की बात कौन किया? यहाँ पे कौन बोला? यहाँ पे कौन बोला? यहाँ पे कौन बोला? कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी। राम मंदिर बनने से कितने लोगों का रोजगार बढ़ा इनको पता नहीं, और कितने लोगों का घर बना ये पता नहीं है। इनको केवल राम को टारगेट करना है, सनातन को टारगेट करना है। क्या बोला? मेन बात है, इस बार एक क्वेश्चन जो आप किए ऊपर में बैठ के, पहले बात को सुन कि मोदी जी इस बार 400 सीट ला रहे हैं। अनडाउटेबली मोदी जी जीतेंगे, इसमें दो मत नहीं है। लेकिन आपका आज लिख लीजिए मेरी बातों को, 300 के करीब बीजेपी रहेगा, उससे 10 सीट हो गया तो मैं बिहार छोड़ दूंगा। बिहार ही छोड़ देंगे? ये तो बिहार छोड़ देंगे। 300 आप कैमरे के सामने सट जाइए, इधर सामने। आज गंगा के इस धरती पे नरेंद्र मोदी जी के रोड शो जो भी देखे होंगे, उससे वो उत्साहित जो भी होंगे, वो पता चल गया होगा इतिहास किसकी ओर जाती है। पहले भी यहाँ प्रधानमंत्री हुआ करता था, लेकिन रोड पे कभी उतरता नहीं था। लेकिन हमारे नरेंद्र मोदी जी रोड शो में आकर आम पब्लिक के, पूरी बात होने दीजिए, इनको डिस्टर्ब कर रहे हैं आप। नहीं, ये डिस्टर्ब मत करिए, अपनी बारी में रखिए ना। रोड शो में ऐसा कोई पहला व्यक्ति है प्रधानमंत्री जी जो पहला रोड शो किए, और इतनी संख्या थी कि देखने लायक था। जनसला पर गया। देखा नहीं है। अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार, मोदी सरकार। 300 रुपये में आदमी मिल जाता है भाड़े पे जाने के लिए। कहना क्या चाह रहे हैं, बोलिए। आते हैं नेताजी हमारे दिल्ली से, और 300 रुपया में ना आदमी भाड़ा। पार्टी के लिए 300 रुपये में क्यों नहीं जाते हैं? तो बोलिए हम सब पार्टी में क्यों नहीं जाते? एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम। यहाँ का, अरे माइक छोड़िए ना, माइक आप क्यों पकड़े? इधर चलिए। देखिए, मैं मोदी जी का बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन एक मिनट सब लोग ध्यान सुनिए। मैं मोदी जी का बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ, अपमान 300 रुपये में पटनावासी बिकता है। आप बोले कि पटनावासी 300 रुपये बिकता है। पटना की धरती पर 300 में पटना के वासी 300 रुपये बिकता है। सब बिकता है। राजद का अब की बार 400 पार। बोलिए, सवाल पूछिएगा। हम ये पूछना चाहते हैं, जो अदालत से दागी है वो भ्रष्टाचार का सवाल कैसे उठा सकता है? जो जिसको अदालत ने सर्टिफिकेट दिया है कि ये भ्रष्टाचारी है। किसकी बात कर रहे हैं आप? सारा जानता है कि बिहार में कौन भ्रष्टाचारी है। तो चुनाव का वक्त है, खुल के बोलिए। अभी भी क्या पर्दा डाल रहे हैं? जी भ्रष्टाचारी। चलिए ठीक है, हाँ बोलिए। देखिए, मेरा कहना यह है कि जो विकास करता है ना, क्रिटिसिज्म भी उसी को झेलना पड़ता है। आप कुछ करेंगे ही नहीं तो आपको क्रिटिसिज्म क्यों झेलना पड़ेगा? मोदी एकमात्र नेता है जो पिछले 10 वर्षों से लगातार काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, नई नई योजनाएं ला रहे हैं। तो क्या मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे? क्या लगता है आप लोगों को? हाँ बोलिए। सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के नेताओं से कि हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पर वोट कब तक? अभी मैं हिंदू मुस्लिम का बात क्या सवाल कर रहा हूं, आपने सवाल किया, मैंने सुना। ये हिंदू मुस्लिम हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पर वोट कर। आपको गर्मी नहीं लग रही है? हेलमेट पहन के खड़े हैं, हेलमेट उतार लीजिए। रोजगार के नाम पर वोट क्यों नहीं? बिल्कुल मैं नहीं करता हूँ। आपके नेताओं के द्वारा होता है दंगा फैलाना। लोग युवा है, युवा रोजगार मांग करता है। रोजगार चाहिए युवा को, रोजगार चाहिए। मोदी अब की जाएगा, कांग्रेस को सीट आएगा और आएंगे। रोजगार चाहिए हम लोग। देखिए, ऐसी बात है, देखिए एक मिनट शांत रहिए।
सब कुछ साफ है। देखिए, नारा लगाने के लिए नारा लगाने बात रखिए ना, जल्दी बोलिए। देखिए, आज मैरीन ड्राइव पे जहां पर हम लोग खड़े हैं, वहां पर एक सपना था कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर जितने माताएं बहनें, छोटे छोटे बच्चे, जो भी तरह जो मैरीन ड्राइव जो एक दृश्य आपके सामने जो दिख रहा है, एक हम लोग सिर्फ कल्पना करते थे। मतलब विकास की बात आप कर रहे हैं, समझ गया। हाँ, इधर किसी कुछ कहना है? प्रधानमंत्री कौन बनेगा भाई? प्रधानमंत्री मोदी जी सरकार। मोदी जैसा भी हो, हमें मोदी चाहिए, हम जैसा भी मोदी हो। आज से अब की बार 400। प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? विकास का नाम हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र। विकास का दूसरा नाम भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि वही एक जो है जो सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पे वोट मांगती है। ठीक है, चलिए, मुझे एक छोटे से ब्रेक ले रुकना पड़ेगा। मैं आऊंगा, आप लोगों को पूरा मौका दूंगा, और अलग अलग दलों के राजनीतिक जो दलों के नुमाइंदे हैं हमारे साथ मौजूद हैं मंच पर, उनके पास भी मैं लिए चलूंगा। इनके जो सवाल हैं जवाब लेंगे। आप देख रहे हैं चुनाव का सबसे भरोसेमंद शो, कौन बनेगा प्रधानमंत्री। इस वक्त मैं बिहार की राजधानी पटना में मौजूद हूं और अपने तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में बिहार की जनता यहां मेरे साथ मौजूद है, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता से मेरा सवाल है। अब दरअसल विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि 400 वाला नारा आप लोग भूल गए हैं, क्योंकि 200 भी पार नहीं कर पा रहे हैं। मैं बहुत जल्दी कम शब्दों में अपनी कुछ बातें कहूंगी। सबसे पहले सारिका जी की बात को, जो उन्होंने कहा था, उसको खत्म करूंगी। आरजेडी की नेता थी, जो बहुत वो अपनी बदतमीजी से अपनी प्रकृति प्रवृत्ति का और अपनी जो आरजेडी है उसकी प्रकृति प्रवृत्ति और चिंतन का परिचय देती हैं, ठीक है ना। और जिस तरह से उन्होंने बार बार मणिपुर की बात करती हैं, वो भूल जाती हैं, और जो है खड़े हुए उनके पक्ष में ताली बजा रहे हैं कि एक दलित आईएएस की पत्नी का सालों तक बलात्कार और शोषण होता है, उसकी माँ का होता है, भतीजी का होता है, नौकरानी का होता है। इस देश की सबसे सशक्त ज्योति आईएएस वो एक बेचारा और लाचार रहता है, जिनके समय में शिल्पी गौतम कांड होता है, वो महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। एक विषय। दूसरा विषय में मैं आना चाहती हूँ, कितना मतलब किस स्तर तक जहर भर दिया। अभी मैं एक भाई को सुन रही थी, मंदिर, काश उन लोगों ने इन लोगों को बताया होता कि इंडोनेशिया जो इस विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम बाहुल देश है, वहां भी रामचरितमानस को जिया जाता है। यह अकेला विश्व का देश है जहां बहुसंख्यक को अपने इष्ट की पूजा करने के लिए घुटनों पे आना पड़ता है। और वो बात करेंगे जो चारा भी खा जाते हो जानवरों का। और आखिरी बात कहना चाहती हूँ इनके साथ जो समर्थक अपने भाइयों से, कि वो कम से कम इतना ही कर देते, इतना जाति की राजनीति करते हैं ना लालू जी, और उनके लोग उस पप्पू यादव को हराने के लिए पूरी ताकत ना लगाते, उसे यादव के बेटे को बख्शते। जाति की राजनीति। और दूसरी बात, एक सवाल इसमें मैं जोड़ दे रहा हूं। बीच चुनाव में लालू जी ने जब धार्मिक आधार पर मुस्लिमों के लिए आरक्षण की बात कह दी थी। देखिए, हमारी बहन जो बीजेपी की प्रवक्ता है बड़ी पीड़ित लग रही हैं, बड़ी व्यथित है हमारी बातों से, क्योंकि मैं मोदी जी की सच को बोलती हूँ। मैं बात करती हूँ मुद्दा बनाम जुमला, क्योंकि ये मोदी जी तो जुमले के सहारे 10 साल से केंद्र में रहे। मैडम से मैं पूछ तो रही हूँ ना कि क्यों नहीं आंसू आपके आए, आपके मुंह से आवाज क्यों नहीं आया जब मणिपुर की बहनों को नंगा घुमाया गया? क्यों आप जब मनीषा वाल्मीकि को दिन में बलात्कार करके दिन में जला दिया गया, तब आपने क्यों नहीं? वो चंपा विश्वास वाला पूछ रही हैं। नहीं, मैं चंपा विश्वास कांड को भी, शिल्पी जो आप बोले, मैं सबका विरोध करती हूँ। मैं विरोध करती हूँ मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड का, मैं विरोध करती हूँ प्रज्वल रवन्ना का, मैं ये नीतीश कुमार जी पे सवाल खड़ा हो गया मुजफ्फरपुर। अच्छा, मिल गया आपको मौका, अब जरा शांत रहिए, इनको शांत कराइए। बोलिए सारिका जी, जरा बोलने दीजिए इनको भी। मसला है कि ये चिल्लाते रहे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सारिका जी बारी से इनको बोलने दीजिए। बुलवा लीजिए, नहीं इनसे बुलवा लीजिए, इनको बोलने दीजिए। चिल्ला लेने, अरे इनके चिल्ला लेने से हो जाएगा, ऐसे लोगों के चिल्ला लेने से हो जाएगा, कभी नहीं होगा। आइए हम अखिलेश जी, आपने कहा कि 22,000 किलोमीटर की यात्रा आपने की। 22,000 किलोमीटर घूमने के बाद अखिलेश जी, आपने जनता का मन मिजाज नब्ज टटोल लिया होगा, और आज यहां के लोग गवाही देते हैं आपको। एक बार अपने जयघोष से, बनेगी ना सरकार? अरे मोदी जी की सरकार बनेगी ना? ये सवाल पे आइए अभिषेक जी, सवाल पे आइए। हाँ, देखिए, अभिषेक जी ने बहुत अच्छा भाषण दिया, लेकिन इस जनता से मैं पूछना चाहता हूं, या नौजवानों से, इस राज्य में पेपर लीक घोटाला लगातार हो रहा है, और उस पेपर लीक घोटाले पर एक कार्रवाई नहीं। नौजवान तैयारी करते हैं रोजगार के लिए, रात दिन उनके घर के लोग पैसे देकर किसी तरह से उनको यहां पटना में रखते हैं,
और पेपर लीक लगातार हो रहा है, एक कार्रवाई नहीं हो रही है। ये भाषण देने से लोगों का पेट नहीं चल। भाषण से पेट कैसे चलेगा? भाषण से पेट कैसे चलेगा? ये वही लोग हैं जो एफसीआई के गोडाउन में ही सड़ जाते थे अनाज और चूहे खा जाते थे। आज 81 करोड़ जनता की आवाज बने हुए हैं मोदी जी। 81 करोड़ जनता को मुफ्त अनाज मिल रहा है, वह मोदी जी की ताकत है, मोदी जी की गारंटी है। अरे ये झूठे लोग हैं, इस देश के किसानों की ताकत है। ये कुछ बोलना है जनता में से? हाथ खड़े करिए, मैं आ रहा हूं आपके पास। अन्न भंडार है और हम चाहते हैं हर व्यक्ति को 10 किलो राशन। बोलिए बोलिए, इधर से पब्लिक के बीच में आ रहा हूं। हटिए, जगह बनाइए, यहाँ से 20 जगह बनाइए। हाँ जी बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? आपस में झगड़ा झंझट नहीं और अब शब्द नहीं। हाँ, मोदी जी को जो जुमलेबाज बोल रहे हैं, राहुल गांधी को क्यों नहीं बोल रहे हैं? जो कभी मंदिर में टोपी पहन के जाते हैं, कभी कुछ करके जाते हैं। आज देश के युवाओं की चिंता उनको नहीं थी। सर, हम कहना चाहते हैं कि आज जो नरेंद्र मोदी को लोग कुछ भी कह रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी को तो हम प्रधानमंत्री मान चुके हैं, लेकिन ये डिबेट है, रैली नहीं है। लेकिन हम विपक्ष से पूछना चाहते हैं। बोलिए पहले हेलमेट। अग्निवीर जो योजना है वो मोदी जी के लिए नहीं है, सिर्फ युवा के लिए अग्निवीर योजना है। बेरोजगारी पर बात करिए। 17 महीना में तेजस्वी का सर पेपर नहीं लिख हुआ। भैया बोलने दीजिए। अग्निवीर योजना गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 4 साल का किया गया है, और जो इलेक्शन में जीता जाता है, विधायक बनता है चाहे सांसद बनता है, तो वो 5 साल का होता है, और एक बार जीतता है तो उसको पूरे जीवन पेंशन मिलता है। अग्निवीर वाले को क्या मिलेगा? चलिए पीछे 5 किलो राशन का बात करते हैं, लोगों को शर्म आना चाहिए। 5 किलो राशन नहीं चाहिए, हम लोग कमा लेंगे, लेकिन वो बंद कर दे। नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए। 5 किलो राशन से पेट नहीं भरता। राशन ही नहीं चाहिए। हर साल 2 करोड़ नौकरी का वादा था, क्या हुआ? 10 साल से 10 दूनी 20 लाख होता। राजद के प्रवक्ता से पूछना चाहते हैं कि राजद के प्रवक्ता से, जो 15 साल पहले पीछे बिहार था, आज वही क्या देख रहे हैं? डेवलपमेंट है कि नहीं? नीतीश सरकार और बीजेपी सरकार क्या हुआ बिहार में? महीने में तो देखा। 17 साल से नीतीश जी क्या किए हैं कि आपको पिछला जाना पड़ रहा है? कहने का मतलब है, हम भी बालिग हैं, हम भी वोट करते हैं। हम मोदी जी को न करें, उनके अलावा विकल्प क्या बता दीजिए। उनके अलावा विकल्प बता दीजिए। क्या है मोदी जी के अलावा विकल्प? ममता बनर्जी। बोल रहा सर, बेरोजगारी पर बात करिए, सिंपल सी बात। अनाज दे रहे 5 केजी, वो अपने घर से दे रहे हैं क्या? 5 केजी क्या दे रहे हैं देश की जनता को? हम लोगों से अनाज जो खरीदा जाता है वो 18 रुपए 20 रुपए केजी खरीदा जाता है। अभी मॉल में जाके आज गेहूं का पैकेट देखिए, आपको 40 से 45 रुपए का पर केजी पैकेट मिलेगा। क्यों? एल मैनुअल में सुधार कर एक IAS के हत्यारा को बाहर निकाला गया है चुनाव में, और अभी पैरोल पर एक कुख्यात आतंकवादी को बाहर निकाला गया। अनंत सिंह को बाहर निकाला जाता, आनंद मोहन को निकाला जाता। पीछे चलिए। सरकार हम लोग को रोजगार चाहिए। सरकार किसी का भी हो, लेकिन हम लोग को रोजगार चाहिए। हम लोग युवा है, हम लोग को रोजगार चाहिए। ठीक है, आइए मैं जरा नेताओं से आपके सवालों के जवाब लेता हूं। जगह बनाइए। सवाल सारिका जी आपसे है। आपसे सवाल है आरजेडी के नेता से। ये कह रहे हैं 15 साल पहले का बिहार, अभी का बिहार, कोई परिवर्तन नजर नहीं आ रहा है लालू जी के जमाने से लेकर अभी तक में। देखिए, लालू जी के शासन काल में लालू जी ने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी, और आज हमारे नेता तेजस्वी यादव जी आर्थिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, और 17 महीने के शासन काल में 5.5 लाख नौकरी देने का काम तेजस्वी यादव जी ने किया है। लालू जी लोग जब उनसे सवाल पूछते थे कि सड़क बनी कि ना बनी, तो लालू जी जवाब देते थे कि अरे सड़कवा बन जाई तो वर्मा जी, शर्मा जी, झा जी या पंडित जी की गाड़ी चली तो तोहर मवेशी मर जाए, छिपा जाए। सड़क की जरूरत नहीं खे। लालू जी की विचारधारा सड़कों और डेवलपमेंट के खिलाफ थी, और इसीलिए बिहार ने उनको कभी मौका नहीं दिया। नहीं, जेडीयू के प्रवक्ता ये बताया ना, सृजन घोटाले पे भी कुछ बात करे, ये भी बताया कि पेपर कैसे लीक हो जा रहा है। क्यों नहीं 17 साल में आपने 17 नौकरी? वैसे मैं एक सलाह आप दोनों को देना चाहता हूँ, आरजेडी जेडीयू को, ज्यादा झगड़ा मत करिए, पता नहीं फिर से कब साथ आ जाए। हाँ। ये बताएं कि रोहिणी जी और मीसा भारती घर में पेपर लिख के MBBS डॉक्टर कैसे बनी, वो ये बताएं, एक बार बता दें, ठीक है ना? और एक मिनट,
एक मिनट, शांत शांत, बिल्कुल शांत। जल्दी बोली मैडम, इतना समय नहीं, जल्दी बात सुनिए। दूसरा बात है कि ये जो बिहार के बाहर काम करने जाते थे और लालू जी के समय इनके माथे पे लिख दिया जाता था बिहारी है, बिहारी एक गाली की तरह, क्योंकि हमेशा जोकर की तरह व्यवहार किया लालू जी ने। बोली क्या? अखिलेश जी, ये जय शाह कितना छक्का मारा था, क्योंकि क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का जो है आज मैं सेक्रेटरी बना हुआ है। कौन सा सिक्स खेलता था, क्रिकेटर था। ये लोग परिवारवाद में खुद उलझे हुए हैं। हाँ, नौजवानों के, युवा के जब रोजगार की बात आएगी उसके साथ ही जो है खिलवाड़ करेंगे और भ्रम फैला करके इनको तोड़ने का काम करेंगे। ये रोजगार की बात करते हैं, जमीन बेच के जमीन लेने वाले, नौकरी के बदले रोजगार देने वाले, ये क्या बात करेंगे? ये जमीन लिखवाते थे, रोजगार के नाम पर उनको बेदखल कर देते थे अपनी जमीन से। ये वही लोग हैं जो चारा तक पचा जाते हैं। चारा तक पचा जाते थे आप लोग आरजेडी वाले। हाँ, ये वो लोग हैं जो गाय का मांस बेचने वाले लोगों से चंदा वसूली करते हैं और बात ये करते हैं हिंदू धर्म की, सनातन की बात करते हैं। अरे इन्होंने तो राम के नाम को बेचने वाले लोग हैं। कर्नाटक में भगवान हनुमान ने इनको गदा से पराजित किया था, आज पूरे देश में श्री राम इनको पराजित करेंगे, क्योंकि ये वो पार्टी है जिन्होंने। दो लाइनें हैं अखिलेश जी, दो लाइनें हैं कि औरों के ख्यालातों की भी लेते हो तलाशी, औरों के ख्यालातों की भी लेते हो तलाशी और अपने गिरबा में झांका नहीं जाता, घोटालों की बात करते हैं। अरे पार्टी में घोटाला है कि घोटाले में पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल बता नहीं सकती। चारा घोटाला। समय नहीं है, जनता को तय करने दीजिए कौन सही है कौन गलत है। लेकिन कार्यक्रम के आखिर में आप सभी लोगों से मैं अपील करना चाहूंगा कि आपके इलाके में जब भी मतदान हो, वोट जरूर डालिए। अच्छी सरकार के लिए बहुत जरूरी है मतदान करना। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद, शुक्रिया।